नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने लौह इस्पाती जो संयंत्र है भारत में उनके बारे में पढ़ा था और हमने 4 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्रों को पिछले वीडियो में पढ़ा है और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो बाकी रह गए लौह इस्पात संयंत्र है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने जो संयंत्र पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा था जो टिस्को जो जमशेदपुर झारखंड में लगा हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा इसको है वो आपके पश्चिम बंगाल के बरनपुर, हीरापुर और कुल्टी 3 क्षेत्रों में ये लगा हुआ है। कौन सा आपका इसको। इसके अलावा हमने पढ़ा भद्रावती में जो लगा हुआ है, कौन सा आपका भद्रावती या विश्वेश्वरैया, जिसे मैसूर वक्स के नाम से जानते थे। तो भद्रावती या विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र जो 1923 में बना, ये 1874 जो बरनपुर वाला है उसमें देखें तो सबसे पहले कुल्टी 1874 में बना, फिर बरनपुर 1919 में बना, उसके बाद 36 और 53 में सारे मिलके इसको बन गया। और 1907 में कौन सा बना आपके साक्षी वाला जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है। तो 3 संयंत्र ये, और चौथा संयंत्र हमने पढ़ा राउरकेला उड़ीसा जो 1959 में बना। किसके सहयोग से बना? राउरकेला उड़ीसा जो आपके जर्मनी के सहयोग से बना। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे जो और संयंत्र है। सबसे पहले हम देखें तो भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के में जो ये रायपुर है, रायपुर से 21 किलोमीटर दूर, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उससे कितना, मात्र 21 किलोमीटर दूर है। और यह संयंत्र आपके जो स्थापित किया गया, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यह संयंत्र आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और यह 1955 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1955 में इसको स्थापित किया गया। दूसरी आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें इसमें क्या है, उत्पादन आरंभ हो गया। तो भिलाई छत्तीसगढ़ है वो आपके रूस के सहयोग से 1955 में क्या है, स्थापित किया गया। और इसकी मेन बात हम करें तो कच्चे माल के स्रोत यानी लोहा कहाँ से मिलता है? डल्ली और राजहरा की पहाड़ियों से मिलता है। डल्ली और राजहरा की पहाड़ियों से मिलता है, जो यहाँ से कितनी है, 32 किलोमीटर दूर है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। और जो आपके कोयला है वो कोरबा से मिलता है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा से क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। और करमाली झारखंड से भी क्या है, ये कोयला प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो इन इस्पात संयंत्रों में हमें बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी, कौन सा पदार्थ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कच्चा माल हमें जिसमें लोहा डल्ली राजहरा की पहाड़ियों से, कोयला है वो कोरबा छत्तीसगढ़ से और करमाली झारखंड से मिल रहा है। इसके अलावा मैग्नीज जो है वो बालाघाट एमपी और भंडारा जो है चंद्रपुर भंडारा जो महाराष्ट्र में है वहां से मिलता है। डोलामाइट की बात करें तो रायपुर से मिल रहा है। और जल कहाँ है? वहां पे ही स्थित तंदुला बांध से क्या मिल रहा है, इसको जल मिल रहा है। और यह भी जो संयंत्र है वो आपके कोलकाता और मुंबई मार्ग पर अवस्थित है। कोलकाता और मुंबई मार्ग पर क्या है, अवस्थित है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि कहाँ से ये सहयोगात्मक में याद रखना, भिलाई किससे है? रूस से है 55 में। और इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो पहले इसका उत्पादन कितना था? 10 लाख टन था, जिसको अब बढ़ा करके लगभग 52 लाख टन के लगभग कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 52 लाख टन के लगभग कर दिया गया है। तो ये इसकी लोकेशन आपको पता ही है कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास में। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्गापुर जो संयंत्र है वो आपके ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से लगा? ब्रिटेन। पहले तो लोकेशन देखिए, दुर्गापुर जो है आपके कहां पर है? पश्चिमी बंगाल। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में अवस्थित जो दुर्गापुर है उसका जो संयंत्र है दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई? ब्रिटेन के सहयोग से की गई। और यह स्थापना 1959 में
दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1959 में की गई, लेकिन उत्पादन इसका 1962 से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 1962 से आरंभ हुआ। तो पहले याद रखना किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। और कब स्थापना हुई? 1959 में। और इसमें उत्पादन कब हुआ? 1962 में। एक जो बात है भिलाई की एक इम्पोर्टेंट बात है कि भिलाई जो है वो आपके विशाखापट्टनम है। ये आपका विशाखापट्टनम शिपयार्ड है। कौन सा है? विशाखापट्टनम कौन सा है? शिपयार्ड। तो भिलाई क्या करता है? विशाखापट्टनम शिपयार्ड को लोहा इस्पात भेजता है। तो ये इसके लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम शिपयार्ड के पास लोहा है वो भिलाई संयंत्र से जाया करता है। लोहा इस्पात किससे जाएगा? भिलाई संयंत्र से जाया करता है। तो ये क्वेश्चन भी याद करना, माइंड से निकल गया कि भिलाई संयंत्र है वो विशाखापट्टनम शिपयार्ड को क्या देता है? लोहा इस्पात देता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि विशाखापट्टनम शिपयार्ड को लोहा इस्पात कहाँ से मिल रहा है? तो भिलाई संयंत्र से मिल रहा है। अब इसमें हम चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में कहां पर? आसनसोल कोलकाता मार्ग पर ये आपके पहले इसको भी इसी पे था। तो आसनसोल कोलकाता मार्ग पर कौन सा अवस्थित है? आपके दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। और दुर्गापुर की बात करें तो कोयला कहां से मिलेगा? रानीगंज पश्चिम बंगाल से, झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड से मिलेगा क्या कोयला? जल मिलेगा आपको दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से। और लोहा इसकी मिलेगा नोवा मंडी और गुहा झारखंड से। चूना पत्थर मिलेगा क्योंझर और सुंदरगढ़ उड़ीसा से। और मैग्नीज मिलेगा क्योंझर की बदाजा मादा पहाड़ियों से। बदाजा मादा जो पहाड़ी जो खान है वहां से क्या मिलेगा इसको? क्योंझर की बदाजा मादा खान से क्या मिलेगा? मैग्नीज मिलेगा। किसको? दुर्गापुर को। तो दुर्गापुर एक बार दोबारा देखते हैं कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के आसनसोल कोलकाता मार्ग में अवस्थित है। और यहाँ पे ये संयंत्र रानीगंज, झरिया और बोकारो से कोयला प्राप्त करता है। डीवीसी से जल प्राप्त करता है। लोहा इसके नोवामंडी और गुहा जो झारखंड की जो खाने हैं उनसे प्राप्त करता है। चूना पत्थर क्योंझर और सुंदरगढ़ जो उड़ीसा की खाने हैं उनसे प्राप्त करता है। और मैग्नीज क्योंझर जो उड़ीसा की खान है वहां से ये क्योंझर की बदाजा मादा पहाड़ियों से खान से ये प्राप्त करता है। 1959 में 1962 में इसका उत्पादन हुआ और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसका उत्पादन जो है वो कितना? 40 लाख टन। कितना? ये इसका उत्पादन है वो कितना है? 40 लाख टन। रेल के जो पहिए हैं वो निर्माण करता है। साथ ही साथ दुरिया, छड़े, ये क्या है? निर्माण करता है कौन? दुर्गापुर। दुरिया है, छड़े हैं, ये कौन निर्माण करता है? दुर्गापुर। दुर्गापुर के बाद जो हम तीसरा संयंत्र देखते हैं वो है बोकारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोकारो है वो झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम देखें तो स्थानीय स्थिति के आधार पर इसका विकास हुआ है। तो यहाँ हम बोकारो की बात करें तो बोकारो की स्थापना भी आपके किसके सहयोग से हुई है? भाई भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो दोनों रूस के सहयोग से बने हैं। किसके सहयोग से बना है बोकारो? रूस के सहयोग से। स्थापना कब हुई बोकारो की? 1964 में। कब हुई? 1964 में। और उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1972 में। 1972 में क्या हुआ? इसका उत्पादन आरंभ हुआ। जब उत्पादन आरंभ हुआ जब लगभग 17 लाख टन यह उत्पादन करता था। जब उत्पादन आरंभ हुआ जब कितना? लगभग 17 लाख टन उत्पादन करता था। कौन? बोकारो। और वर्तमान में कितना कर रहा है? लगभग 40 लाख टन। कितना कर रहा है? 40 लाख टन उत्पादन कौन कर रहा है? बोकारो कर रहा है। तो पहली बात किसके सहयोग से? 1964 में रूस के सहयोग से ये स्थापित हुआ। उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1972 में। आरंभिक उत्पादन 17 लाख टन था और बाद में देखें तो 40 लाख टन तक उत्पादन का बढ़ाया गया। इसके बाद हम बात करें कि यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एंड सेल के अधीन है
और ये बोकारो और दामोदर नदी के किनारे है। बोकारो और दामोदर नदी के किनारे कहाँ पर है? मेन बात तो आपकी है कहाँ पर है? झारखंड में। ये कहाँ पर है? ये झारखंड है। ये क्या है? झारखंड है। ऊपर क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। और ये क्या आ गया? पश्चिम बंगाल। इधर देखे तो क्या आ गया? छत्तीसगढ़। क्या आ गया? छत्तीसगढ़। और नीचे देखे तो क्या आ गया? उड़ीसा। क्या आ गया? ये उड़ीसा। ये इधर देखे तो उड़ीसा आ गया, और नीचे देखे तो उड़ीसा से नीचे क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। तो ये लोकेशन आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें, परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पे बना है। परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोकारो है वो परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत पे बना है। अब आप कहोगे कि साहब ये परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत क्या आ गया? तो बोकारो कोयला देता है उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र को, ठीक है, और इधर से लोहा आ जाता है इसके लिए। तो जो जाता है वाहन वो ले जाता है, आता है वाहन वो ले आता है। तो यहाँ पे परिवहन की लागत क्या हो गई? कम हो गई। परिवहन की लागत क्या हो गई? कम हो गई। और यह जो संयंत्र बना है एक आदर्श संयंत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श संयंत्र माना जाता है। क्योंकि आदर्श इसलिए हो गया कि परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत पे काम कर रहा है, इसलिए आदर्श संयंत्र ये माना जाता है। इसके अलावा बात करें लोहा इस्क की, तो क्योंझर की, जो क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में। और क्योंझर की कौन सी खान? किरी बीरू खान। किरी बीरू खान से क्या है? लोहा इस्क प्राप्त करता है। चूना पत्थर की बात करें तो पलामू कहाँ पर है? झारखंड से प्राप्त कर रहा है। कोयला की बात करें झड़िया से प्राप्त कर रहा है। और विद्युत कहाँ से प्राप्त कर रहा है? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से बिजली प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ जल भी कहाँ? दामोदर नदी और इसकी बोकारो नदी, क्योंकि दोनों के संगम पे बना हुआ है तो दोनों से ये जल की प्राप्ति भी कर लेता है। तो ये तीसरा संयंत्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 संयंत्र पढ़े। पहला किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। दूसरा किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तीसरा किसके सहयोग से? आपके रूस के सहयोग से। पहला स्थापित हुआ 1959 में, और 1955 में, और 1964 में स्थापित हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र। देखो सबसे पहले बात करें तो यह एक पहला संयंत्र है जो बंदरगाह आधारित है, यानी जो तटीय प्रदेश में जो संयंत्र है वो पहला संयंत्र है। कौन सा? विजाग या विशाखापट्टनम संयंत्र। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई आपके 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना हुई। और यह संयंत्र है वो लोहा इस्क प्राप्त करता है बेलाडीला छत्तीसगढ़ से, और कोयला प्राप्त कर रहा है ये आपके डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। मैग्नीज प्राप्त कर रहा है, डोलामाइट चूना पत्थर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्राप्त कर रहा है। इसकी हम बात करें तो यह जो संयंत्र है 29.4 टन हॉट मेटल और 26.2 टन यह आपके तरल इस्पात का निर्माण करता है। 29.4 टन तो ये हॉट मेटल है, और 26.2 टन लगभग ये है तरल जो आपका इस्पात है उसका, या नरम इस्पात है उसका क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन सा? विशाखापट्टनम। कौन सा करता है? विशाखापट्टनम। तो इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम, क्योंकि ये लोहा, और इसमें क्या है कि बंदरगाह स्थिति होने के कारण निर्यातक क्षमता भी रखता है, इसलिए भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विशाखापट्टनम जो शिप यार्ड है उससे तो पता ही है, भिलाई से आता है लोहा इस्पात, ठीक है। अब हम बात करें विजयनगर। तो विजयनगर इस्पात संयंत्र है वो कर्नाटक के होसपेट जिले में है। कौन से जिले में है? होसपेट जिले में। सबसे पहली बात कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि स्वदेशी तकनीक पर निर्मित है। स्वदेशी तकनीक पर निर्मित है। और दूसरी बात 32 लाख टन उच्च कोटि का इस्पात, उच्च कोटि का इस्पात, 32 लाख टन उच्च कोटि का इस्पात यह संयंत्र क्या करता है? निर्मित करता है। कौन सा? विजयनगर।
विजयनगर संयंत्र है लगभग 32 लाख टन उच्च कोटि का इस्पात है वो क्या करता है, निर्मित करता है। तो इसके लिए दूसरी बात, इसका जो प्रश्न आएगा वो तो स्वदेशी तकनीक वाला आ गया कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्वदेशी तकनीक के द्वारा कौन सा संयंत्र है इस्पात का निर्माण कर रहा है, तो विजयनगर कर रहा है। कौन सा कर रहा है, विजयनगर। कहां पर लोकेट है, वो कर्नाटक में लोकेट है। कहां पे, कर्नाटक में। और विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अब आपका लास्ट रहा है कौन सा, सेलम तमिलनाडु। सेलम तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु की बात हम करें तो सेलम तमिलनाडु जो इसकी स्थापना 1982 में हुई। कब हुई, 1982 में हुई। और 1982 में जो ये संयंत्र बना, ये संयंत्र है देखो मिश्र धातु, मिश्र धातु लोहे मिश्र इस्पात का कारखाना। मिश्र धातु है और लोहा मिश्र इस्पात का कारखाना है। ये अपने नजदीकी प्रदेशों से क्या करता है, धातुओं की प्राप्ति करता है, साथ ही साथ कोयला प्राप्त करता है वो नेवेली लिग्नाइट से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोयले की स्रोत आपके कर्नाटक में है नहीं, इसके कारण ये जल विद्युत के माध्यम से उत्पादन करते हैं। यहाँ पे भी कोयले के रूप में हम ताप विद्युत के माध्यम से जो अपने उद्योग में एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब इसकी क्षमता की बात करें, सेलम की क्षमता की बात करें तो सेलम क्या क्या उत्पादन करता है, तो सेलम है वो आपके 70,000 टन जो जंग रहित इस्पात का निर्माण करता है। 70,000 टन तो क्या है, जंग रहित इस्पात का निर्माण करता है। 75,000 यानी 75,000 टन है ये सिलिकॉन इस्पात, ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से, सिलिकॉन इस्पात का निर्माण करता है कौन, सेलम। 75,000 टन सिलिकॉन इस्पात का निर्माण करता है कौन, सेलम। और 20,000 टन नरम इस्पात का निर्माण करता है। 20,000 टन क्या है, नरम इस्पात। जो नरम इस्पात का निर्माण तो आपके क्या नाम है, विशाखापट्टनम भी करता है। विशाखापट्टनम भी क्या है, नरम इस्पात का निर्माण करता है। और इसके अलावा देखें तो यह जो इस्पात संयंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र माना जाता है। अब हम इन इस्पात संयंत्रों को एक बार रिपीट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि भारत में इन इस्पात संयंत्रों के विकास के लिए क्या नीति चलाई जा रही है। तो हमने महत्वपूर्ण 10 जो लोहा इस्पात संयंत्र है उनको पढ़ा है, जिनमें हमने सबसे पहले आपके टिस्को, रिपीट कर रहा हूं आपके लोकेशन के आधार पे, दूसरा है इसको, तीसरा है आपके राउरकेला, चौथा है आपके भद्रावती, कौन सा, भद्रावती, पांचवा है आपके बोकारो, छठा है आपके दुर्गापुर, सातवां है आपके विजयनगर, आठवां है आपके विशाखापट्टनम, नौवां है आपके सलेम और 10वां है आपके भिलाई। तो इस प्रकार से हमने 10 संयंत्रों को पढ़ा है। इसके बाद हम बात करें कि भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो भारत सरकार ने 2 नवंबर 2005 को भारत सरकार ने लोहा इस्पात नीति का निर्माण किया। क्या किया, लोहा इस्पात नीति। और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, राष्ट्रीय इस्पात नीति या राष्ट्रीय लोहा इस्पात नीति भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय लोहा इस्पात नीति भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो भारत उत्पादन करता है लोहा इस्पात का, जो 2005 में लगभग 4 करोड़ उत्पादन हो रहा था, 4 करोड़ टन के लगभग उत्पादन हो रहा था। इस 4 करोड़ टन के उत्पादन को 2019-20 तक इस उत्पादन को 11 करोड़ टन करने के बाद
इसके अंतर्गत 11 करोड़ करने की बात कही गई कि 11 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, 11 करोड़ टन उत्पादन होना चाहिए इस नीति का अकॉर्डिंग देखें 2019 और 20 में। साथ ही इस नीति के अंतर्गत आपके सार्वजनिक सेक्टर के साथ साथ आपके निजी क्षेत्रों को भी क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। और इसके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो इसके लिए आपकी संस्था काम कर रही है सेल। कौन सी संस्था काम कर रही है, सेल, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके लिए काम कर रही है। और बहुत सारे संयंत्रों को यह एक करके और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है, प्रयासरत है। कौन सी कंपनी, आपकी सेल, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो विद्यार्थियों, हमने लोहा इस्पात उद्योग को जाना। साथ ही साथ अगले वीडियो के माध्यम से जो अपना अगला उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।